ठीक है। सर आज का लेबर रिपोर्ट नहीं आया था। हाँ कर देता हूँ पोस्ट वो भी। हाँ साइट से आने के बाद तुरंत दूसरा एक मीटिंग था उसमें ये हो गया। ठीक। देखिए अभी ये जो है अपना जो बिल्डिंग है तो वहाँ का स्लो होकर चल रहा है। वहाँ के ये कॉलम तो कल के रिपोर्ट में दिखाया था मैंने कि ये कॉलम तो यहाँ के तो सभी हो गए थे। तो ये वाला लिफ्ट एक बैलेंस था, तो ये एक लिफ्ट का आज शटरिंग और कास्टिंग भी होने वाला था। तो कास्टिंग चेकिंग बाकी था क्लाइंट का चेकिंग में जब आया तो भी 2 बजे ये वाला हो गया था क्लाइंट का चेकिंग पूरा सभी। और ये वाले का शटरिंग भी रेडी है पूरा, मतलब आज का प्लान ये था कि ये पूरा हम कंक्रीट करने वाले थे। कल का तो कुछ कंक्रीट नहीं था, लेकिन आज का ये प्लान था कि ये पूरा हम कंक्रीट करेंगे और ये एक पोर्शन। उसके बाद ये आगे वाले हैं तो ये कॉलम के स्टार्टर्स कास्ट करने थे आज, ताकि कल हम इसका शटरिंग कर सकेंगे ये कॉलम के। बाकी रीएनफोर्समेंट में अगर देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अपने टाई भी मारने वाले हैं, क्योंकि डेप्थ ज्यादा थी ना यहाँ पे यूजीडब्ल्यूटी के कारण ज्यादा एक्सकवेट किया था हमने। तो ये वाला जो शेयर वॉल है ये कॉलम है, और ये जो कॉलम्स है जो हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे इसका स्टील का रीएनफोर्समेंट चालू था कॉलम का। बाकी फिलिंग चालू था, वो फोटोज में आपको पता चल जाएगा, फोटो हम होने के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है। और वाटर प्रूफिंग ये वाले पोर्शन का चालू था, क्योंकि बैक फिलिंग भी ये वाले पोर्शन का थोड़ा चालू था, तो वाटर प्रूफिंग यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस था, तो ये वाले पोर्शन का वाटर प्रूफिंग कर रहे थे। ठीक है। फोटोज अपलोड करने के बाद फिर से एक बार मिलते हैं, तभी हम तब तक सेशन ज्वाइन करते हैं। आज हमारे साथ सेशन में शटरिंग डिजाइन हम देखने वाले हैं, तो डायरेक्ट डिजाइनिंग नहीं चालू करने वाले, लेकिन आज इंट्रोडक्शन रहेगा अपना। पहला तो इंट्रोडक्शन में मतलब फॉर्मवर्क सिस्टम कौन सा है, कैसे करने वाले हैं, ये सभी चीजें इसमें देखेंगे। तो सारंग सर हमारे साथ में है, तो वो हमें सात मिनिमम हमने 7 सेशंस तो ऑर्गेनाइज मतलब प्लान किए हुए हैं। उसके आगे अगर पॉसिबल होता है तो वो भी हम देखेंगे। तो सारंग सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes. लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश यही है? Yes. यस सर। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग सब लोगों के लिए। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना लोगों को कि ये टाइम पे भी आप टाइम निकाल के यहाँ पे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सब में सीखने की एक चाह है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा खुद का। मेरा नाम आचार्य, BE सिविल पास आउट 2004। और तब से एक बात अच्छी मेरे करियर के साथ ये हुई है कि मैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग फॉर्म वर्क डिपार्टमेंट में ही करता हूँ। तो लगभग 14-15 साल हो गए मैं फॉर्म वर्क ही सीख रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है। आपको जैसे जैसे हम लोग ये सेशंस जैसे मुंडे सर ने बताया, तो इसमें आपको पता चलेगा कि काफ़ी वास्ट फील्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है। तो इसका आज हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन सेशन है। तो मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पता चलेगा कि और कितना डेप्थ में आगे के सेशंस हमको प्लान करने हैं, राइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो, यस सर। बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके। तो फॉर्म वर्क बेसिकली मैं एकदम इनिशियली स्टार्ट ये करना चाहूँगा कि फॉर्म वर्क का आप अगर देखेंगे कि फॉर्म वर्क होता क्या है और क्यों होता है, और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, कौन सा टाइप कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये हम लोग आगे के सेशंस में तो डिटेल में हर एक इसमें जाएंगे। बट आज बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए, अगर हम लोग 10 साल पीछे जाते हैं
राइट। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे होंगे, राइट। बट जो एक्सपीरियंस्ड है उनको ये पता होगा कि अगर हम लोग इंडस्ट्री में 10 साल पीछे जाते हैं, नॉट मोर, तो 10 साल पहले का फॉर्मवर्क और अभी का फॉर्मवर्क में फर्क क्या है कि पहले जो कारपेंटर साइड पे कारपेंटर्स बहुत ही स्किल्ड थे, राइट। तो कि वो स्किल लेवल का मैन पावर का शॉर्टेज है। और अगर सिलेबस वाइज बात करेंगे तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप साइट विजिट्स करते हो या जाते हो तो काफी सारा चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कंक्रीट के अलग नए नए टाइप्स आ गए हैं, सिलेबस अपना उतना अपग्रेड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सेशंस। और दूसरा चीज ये है कि ये कहीं पे भी बुक में आपको ये इतना डिटेल्स में होमवर्क का पर्टिकुलरली चीज नहीं मिलता है। और आज फॉर्म का इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए कि बहुत कम कंपनीज हैं कि जिनके पास फॉर्मवर्क का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो फॉर्मवर्क, बट जिनके पास फॉर्मवर्क डिपार्टमेंट नहीं है वो भी कंपनीज मैनेज कर रही हैं, अच्छे से साइट चला रही हैं। बट फॉर्मवर्क डिपार्टमेंट एक स्पेशल डिपार्टमेंट होने का रोल कहाँ प्ले होता है कि रोल यही है फॉर्मवर्क है कि कम से कम मटेरियल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल पाए, राइट। तो अगर एक स्लैब कास्ट करने के लिए अगर 200 प्रॉप्स लगते हैं और आपके पास 400 प्रॉप हैं तो ऑब्वियसली काम तो हो जाएगा, बट देन हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हम लोग आगे के सेशंस में डिटेल्स में जब जाएंगे तो ये पूरा स्टडी करेंगे कि एक स्लैब डिजाइन कैसे होता है या कॉलम्स का कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं। बट आज का सेशन में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डे इन डे आउट ये सुनते हैं कि शटरिंग, राइट। शटरिंग वर्ड हम सब लोग ने सुना है, बट क्या हम जानते हैं कि टेक्निकल पर्सन शटरिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी सुनने में। अगर कोई अपना एक्सपर्टीज या कोई अपना नॉलेज शेयर करना चाहेगा कि हम लोग डेली सुनते हैं शटरिंग वर्ड, राइट। उसमें काम भी करते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे सेशन में। तो कोई बताना चाहेगा कि आपके हिसाब से शटरिंग क्या होता है, किस चीज को हम लोग शटरिंग बोल सकते हैं? हेलो सर। यस यस। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, शटरिंग, हाँ, शटरिंग is a system of what we can say to give the final shape of the concrete, ओके plus the supporting system for keeping it erect in plumb line and level, राइट। and giving the concrete support to this shuttering framework so that it will be there until it is started sitting and complete sitting is formed. ओके ये एक पूरा फॉर्मवर्क का आपने टर्मिनोलॉजी बता दिया, ठीक है। बट ओके इसको इसके फॉर्मवर्क ये पर्टिकुलर पार्ट को टच करने से पहले एक मेरा बेसिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हर एक कंपनी होती है, राइट। हर एक कंपनी का या इंडस्ट्री का अपना अपना एक प्रोडक्ट होता है कुछ। तो जैसे कोलगेट की कंपनी टूथपेस्ट बेचती है, कोई साबुन बेचता है, वैसे एज अ कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं और बिल्डर्स हैं अपने इंडस्ट्री में ज्यादातर, अगर इसका बात करेंगे हम लोग बिल्डिंग सेक्टर का, तो उसमें आइडर बिल्डर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, राइट। तो बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डर्स का प्रोडक्ट क्या है, बिल्डिंग से फ्लैट्स। जब वो फ्लैट सेल करते हैं उनको रेवेन्यू मिलता है, राइट। बट एज अ कॉन्ट्रैक्टर, अब बेसिक डिफरेंस इंजीनियरिंग जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये आपको पता होगा, बट एक वापस मैं दोहराना चाहूंगा। बिल्डर मतलब मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ, आई एम बिल्डर। बट जो मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट हूँ वहां पे बिल्डिंग खड़ा करने के लिए ही विल बी माई कॉन्ट्रैक्टर, राइट। तो एज अ बिल्डर मैं, अगर मेरा प्रॉपर्टी है मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मैं बिल्डर हो गया, और मेरा रेवेन्यू कहाँ से आता है, जब मैं फ्लैट बेचता हूँ तो मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है फ्लैट, राइट। बट एज अ कॉन्ट्रैक्टर ऐसा क्या चीज है जो कॉन्ट्रैक्टर्स, उसका प्रोडक्ट क्या है,
जिससे उसको रेवेन्यू मिलता है। कोई आप में से बताना चाहेगा? With concrete on this site. कंक्रीट, बट अगर कि कॉन्ट्रैक्टर्स We कंक्रीट said, पे, हाँ, तो वो टर्म बराबर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंक्रीट तो आरएमसी प्लांट भी बेचता है। तो एक बेसिक में अगर बात करेंगे एकदम बेसिक्स में yes sir. जाके, तो अल्टीमेटली बेचते कंक्रीट ही है सब कॉन्ट्रैक्टर, बट उसके 4 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। 4 बेसिक पैरामीटर्स क्या है? नंबर 1 कि क्लाइंट ने जिस जगह पे बताया है उस जगह पे, राइट। सेकंड बेसिक पैरामीटर क्या है? क्लाइंट ने जिस शेप में बताया है उस शेप में। अगर क्लाइंट ने ड्राइंग में दिखाया है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे राउंड कॉलम चाहिए, राइट, तो हमको राउंड कॉलम ही देना है। नेक्स्ट आता है क्लाइंट ने बताया हुआ क्वालिटी में, करेक्ट। अगर क्लाइंट बोलता है मुझे रफ फिनिश चाहिए, तो हमको रफ फिनिश ही देना है। अगर मैं स्मूथ फिनिश भी देता हूं तो भी उसका यूज नहीं है, क्योंकि वो सोच समझ के ही वहां पे रफ फिनिश का रिक्वायरमेंट है। और फोर्थ पैरामीटर है क्लाइंट ने बताए हुए टाइम फ्रेम के अंदर, करेक्ट। नाउ अगर आप एनालाइज करोगे तो ये चारों चीजें जो हैं, राइट, ये चारों चीजें अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मवर्क या शटरिंग। वो कैसे? तो क्लाइंट ने जिस जगह पे बताया है उस जगह पे आपको शटर लगाना है पूरा। हम लोग सर्वे करके वहां पे मार्किंग्स लेके हम लोग शटर लगाते हैं, तब जाके वो शटर लगाने के बाद उसमें कॉलम कंक्रीट पोर होता है, तो वो कॉलम उस जगह पे खड़ा होता है, राइट। तो नंबर 1 क्राइटेरिया जहां पे क्लाइंट ने बताए हुए जगह पे फॉर्मवर्क लगाते हैं, तब नंबर 2 हमने बात किया कि क्लाइंट ने बताए हुए शेप में, अगर राउंड कॉलम है तो हम लोग राउंड शटर लगाते हैं, तभी उसका शेप राउंड आता है, राइट। स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर शटर लगाते हैं। तो ये भी इंश्योर करता है फॉर्मवर्क। थर्ड चीज हमने डिस्कस किया क्वालिटी। तो आपका जो शटर है, ऑफ कोर्स क्वालिटी के बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। कंक्रीट का क्वालिटी भी डिपेंड करता है, वाइब्रेशन डिपेंड करता है, हम लोग कैसे वाइब्रेट करते हैं। बट जब तक आपका फॉर्मवर्क का सरफेस क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट आप कितना भी वाइब्रेशन करो या कितना भी कंक्रीट प्रॉपरली डालो, फिर भी फाइनल अगर आपका शटर का फिनिश ही प्रॉपर नहीं है तो कंक्रीट का फिनिश प्रॉपर नहीं आ सकता है, करेक्ट। और चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लाइंट ने बताए हुए टाइम फ्रेम के अंदर। नाउ क्लाइंट ने बताए हुए टाइम फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फॉर्मवर्क कैसे रोल प्ले करता है। तो जब हम लोग से स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि ये प्रोजेक्ट इतना दिन में खत्म करना है, इतना स्लैब्स है, तो मुझे एक स्लैब कितने दिन में खत्म करना है, उतने दिन में खत्म करने के लिए अभी आप आईएस कोड रेफर करोगे तो हर एक चीज का डिशटरिंग टाइमलाइन दिया है। जैसे कोई भी वर्टिकल है उसका 24 आवर्स का डिशटरिंग टाइमलाइन है। वर्टिकल्स मतलब वर्टिकल शटर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आता है राफ्ट, फुटिंग, कॉलम्स, वॉल्स, शेयर वॉल्स या बीम साइड्स। तो इसको हम लोग 24 आवर्स के बाद डिशटर कर सकते हैं। बट जब हम लोग स्लैब की बात करते हैं तो स्लैब में मिनिमम डिशटरिंग टाइम है 7 डेज, बीम का 14 डेज। अगर स्पैन ज्यादा है तो स्लैब 14 डेज, बीम 28 डेज हो जाता है, राइट। तो ये डिशटरिंग टाइमलाइन आईएस कोड्स की वजह से फिक्स्ड है, राइट। तो जो हमको प्रोजेक्ट जिस ड्यूरेशन में, जितना ड्यूरेशन में खत्म करना, वो ड्यूरेशन दिमाग में रख के मुझे साइकिल टाइम पता चलता है कि एक स्लैब मुझे इतना दिन में कास्ट करना है। तो अगर मुझे 15 दिन में स्लैब कास्ट करना है तो क्या मेरा सिस्टम वो अलाउ करता है क्या, उतना दिन में मैं डिशटर कर पाऊंगा क्या? तो उस हिसाब से जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस में क्या आता है, सबसे पहले सीक्वेंस में हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कास्ट करते हैं पीसीसी, फिर आता है फुटिंग, फिर आता है स्टफ कॉलम, फिर प्लिंथ बीम, राइट। उसके बाद ग्रेड स्लैब, उसके बाद फ्लोर के कॉलम्स। और जब हम लोग कॉलम्स कास्ट करते हैं, कॉलम्स कास्ट होने के बाद सबसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल में आता है बीम बॉटम और स्लैब्स, राइट। तो
सबसे पहला लगना शुरू होता है बीम बॉटम, और डीशटरिंग टाइमलाइंस के हिसाब से सबसे लास्ट खुलता है बीम बॉटम। तो इसीलिए जब हम लोग प्लान करते हैं फॉर्मवर्क, तो से बहुत बार ऐसा होता है कि स्लैब का एक सेट लेना पड़ेगा, बीम बॉटम का 2 सेट्स लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये पूरा प्लानिंग करते हैं तभी जाके हमको पता चलता है कि इतना फॉर्मवर्क मैं डालूंगा साइट पे, डिप्लॉय करूंगा, तो ही हमारा साइकिल टाइम अचीव हो सकता है और पूरा प्रोजेक्ट का टाइमलाइन अचीव हो सकता है, राइट। तो मोटिव ये है कि जो चौथा पैरामीटर हम लोग बात कर रहे थे कि क्लाइंट ने बताए हुए टाइम फ्रेम के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे फॉर्मवर्क प्ले करता है कि आपको कितना मटेरियल डालना पड़ेगा तब जाके आपका प्रोजेक्ट वो टाइमलाइन के अंदर खत्म होगा, राइट। तो ये एक जस्ट ब्रीफ था कि फॉर्मवर्क का सिग्निफिकेंस बताने के लिए आपको कि एक प्रोजेक्ट पे एक फॉर्मवर्क का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। हम लोग बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजीज की। स्टार्ट हमने किया था कि शटरिंग किसको बोलते हैं, राइट। तो हम लोग डे इन डे आउट इसमें काम करते हैं, ये वर्ड डेली हमारे कानों में आता है, बट एज अ टेक्निकल पर्सन हमको उसका टेक्निकल टर्म्स पता नहीं होता है। तो हम लोग वो आज देखेंगे कि शटरिंग मतलब क्या है, कि शटर बनाना, उसे लगाना, कंक्रीट होने के बाद डीशटर करना, ये जो पूरा एक्टिविटी है उसको हम लोग बोलते हैं शटरिंग, राइट। तो ये तो हो गया शटरिंग, ठीक है, एकदम सिंपल टर्म्स में उसका नाम में ही है शटरिंग, मतलब शटर बनाना, लगाना और निकालना। नाउ नेक्स्ट टर्म आपने ये भी सुना होगा फॉर्मवर्क। बहुत बार हम लोग डेली सुनते हैं, काम करते हो कि फॉर्मवर्क। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, शटरिंग भी सुनते हैं, फॉर्मवर्क भी सुनते हैं। तो शटरिंग तो अभी हमने देखा क्या होता है, बट फॉर्मवर्क क्या होता है फिर। तो शटरिंग मतलब शटर, फॉर्मवर्क मतलब खाली हम लोग जब शटर बनाएंगे और लगाएंगे तो उससे काम नहीं होता है। शटर के पीछे हमको बाकी सपोर्टिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ता है, राइट। जैसे वेलर्स हो गए, टाई रॉड्स हो गए, या अलाइनर्स हो गए, करेक्ट। तो ये पूरा असेंबली इंक्लूडिंग शटर एंड सपोर्ट्स दोनों जब मिला के हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग ओवरऑल फॉर्मवर्क बोलते हैं, राइट। तो हमने देखा शटरिंग क्या होता है, फॉर्मवर्क क्या होता है। अब थर्ड टर्म हम लोग डेली सुनते हैं, वो है स्कैफोल्डिंग, करेक्ट। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? So scaffolding is basically a support system on which the workers can stand to for construction. Yeah. So in simple terms, can we say a temporary platform, right? A temporary access platform, right? भले ही वो किसी केस पे अगर हम लोग किसी लैडर को खड़ा करके लैडर के ऊपर चढ़ के भी कुछ काम कर रहे हैं तो वो लैडर भी हमारे लिए टेम्पररी स्कैफोल्ड हो गया। तो स्कैफोल्डिंग वो होता है जिसपे कंक्रीट का लोड नहीं आता है, उस पे सिर्फ मैन पावर का लोड होता है या फिर छोटे मोटे इक्विपमेंट्स का लोड होता है। जैसे अब लोग फिनिशिंग कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, तो प्लास्टरिंग के लिए जो भी घमेला रखा होगा या जो भी छोटा मोटा इक्विपमेंट्स लगा होगा उसी का लोड होता है। तो टेम्पररी एक्सेस प्लेटफॉर्म, इन शॉर्ट हम लोग उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नाउ सेकंड पार्ट आता है स्टेजिंग, राइट। तो ये तो स्कैफोल्डिंग हो गया, तो स्टेजिंग क्या होता है फिर? शायद जी आप आंसर करना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं पता सर जिस वक्त कंक्रीटिंग कर रहे हो, हाँ हाँ, नहीं आपका आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है। हेलो हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। staging is another वजरी जी आपका आवाज पे डिस्टरबेंस है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर स्टेजिंग होता है कि जो वन स्टेज में नहीं हो सकता है,
suppose the beam or canopy that are having higher height more than normal height, 6 feet or more than that, 15 feet, 20 feet. At that Okay. time, we have to do in stages. First stage, and supporting on that next support forms or props are अच्छा, arranged. तो So आप that बोलना चाहते हो we may कि call जो it a एक्स्ट्रा stage. हाइट्स है, एक्स्ट्रा हाइट्स के लिए या बड़े हाइट्स के लिए जो लगता है उसको स्टेजिंग बोलते हैं। बट देन हम लोग टेक्निकली जो देखेंगे तो जो भी जिसके ऊपर स्लैब का लोड हम लोग दे रहे हैं या बीम बॉटम का लोड दे रहे हैं, सभी चीज हम लोग कंसिडर करेंगे स्टेजिंग में, राइट। तो बेसिकली स्कैफोल्डिंग और स्टेजिंग का मटेरियल जनरली सेम हो सकता है। स्कैफोल्डिंग के लिए हम लोग कपलॉक यूज करते हैं, ज्यादातर एच फ्रेम यूज करते हैं। सेम चीज हम लोग स्लैब के लिए भी यूज कर सकते हैं, बीम बॉटम के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। कपलॉक में भी स्लैब होता है, एच फ्रेम्स में भी स्लैब होता है, और सेम मटेरियल हम लोग स्कैफोल्डिंग में भी लगा सकते हैं। बट स्टेजिंग और स्कैफोल्डिंग में फर्क बेसिकली ये है कि स्टेजिंग हम लोग करते हैं जिसके जिसके ऊपर स्लैब का या बीम का लोड आने वाला है या कंक्रीट का लोड आने वाला है। तो उसको करने के लिए जो भी हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेजिंग, राइट। नाउ ये हो गया शटरिंग, फॉर्मवर्क, स्कैफोल्डिंग, स्टेजिंग। फिर हमने सुना होगा शोरिंग। तो शोरिंग मतलब किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेबिलिटी देने के लिए जो भी सपोर्टिंग अरेंजमेंट करते हैं, राइट, उसको हम लोग शोरिंग बोलते हैं। काफी बार आपने सुना होगा पाइल शोर, कि जनरली जहाँ पे एक्सकवेशंस होता है, डीप एक्सकवेशंस, उसको हम लोग मिट्टी गिरे नहीं, अर्थवर्क फॉल ना हो, इसीलिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। या कोई भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट देके स्टेबिलिटी दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शोरिंग। तो ये हो गए बेसिक टर्मिनोलॉजीज, राइट। नाउ नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोई भी दुनिया का फॉर्मवर्क सिस्टम, राइट, फॉर्मवर्क सिस्टम्स के टाइप्स हम लोग देखते हैं पहले, कि बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। सबसे बेसिक टाइप अगर हम लोग बात करेंगे तो कन्वेंशनल है और मॉड्यूलर है, राइट। तो कन्वेंशनल का दोनों का बेसिक डिफरेंस मैं बताता हूँ, कि हम लोग डेली बोलते हैं कि कन्वेंशनल फॉर्म और मॉड्यूलर फॉर्म सुने, बट बेसिक टेक्निकली डिफरेंस क्या है। तो कन्वेंशनल शटर मतलब कोई भी शटर जो हम लोग साइट पे बनाते हैं, राइट। और मॉड्यूलर फॉर्मवर्क मतलब कोई भी फॉर्मवर्क जो हम लोग फैक्ट्री से बनवा के या फैब्रिकेट करा के सीधा साइट पे आके लगाते हैं, करेक्ट। डिफरेंस बेसिक टाइप्स फॉर्मवर्क का। तो कन्वेंशनल अच्छा या फॉर्मवर्क अच्छा, ये बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट जनरली हम लोग जो काम चलता है वो कन्वेंशनल में चलता है, तो हम लोग कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में ज्यादा जोर देंगे। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी हम लोग कन्वेंशनल फॉर्मवर्क ही यूज कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल फॉर्मवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो कन्वेंशनल और मॉड्यूलर जो हम लोग बात कर रहे थे, तो कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये होता है कि जो भी अपना डिजाइन प्रेशर है साइट पे, जो भी अपना रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से हम लोग कन्वेंशनल शटर साइट पे बना रहे हैं, तो उस डिजाइन को दिमाग में रख के हम लोग शटर बना सकते हैं, करेक्ट। तो अपना टाइम सेव हो सकता है उसमें। और कन्वेंशनल शटर बनता है प्लाईवुड से, राइट, सरफेस जनरली प्लाईवुड होता है, तो इसीलिए प्लाईवुड इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट प्रॉपर सरफेस फिनिश देने वाला एलिमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी मेटल्स में जो फिनिश आता है उससे काफी अच्छा फिनिश प्लाईवुड में आता है, राइट। नाउ टाइप्स में हम लोग जा रहे थे, तो बेसिक टाइप हमने देखा कन्वेंशनल और मॉड्यूलर। फिर आता है बेस्ड ऑन मटेरियल, कि कौन से टाइप का मटेरियल से फॉर्मवर्क बनता है, राइट। हमने देखा होगा स्टील का शटर्स बनता है, वुडन का शटर्स बनता है, ग्लास का शटर्स बनता है, ग्लास रेनफोर्स जिसको हम लोग जीआरपी बोलते हैं, एल्यूमिनियम का शटर्स आता है, प्लास्टिक का शटर्स आता है, फाइबर का शटर्स आता है, राइट।
बट कहीं पे भी ऐसा रूल नहीं है कि फॉर्मवर्क या शटरिंग इसी चीजों से बनना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट अपना क्या है वो दिमाग में रखिए कि क्लाइंट को फिनिश क्या चाहिए, और वो फिनिश मैं किसी भी चीज से ला सकता हूँ। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होता है तो हमारा टारगेट फुलफिल होता है, राइट। अगर क्लाइंट को एक रफ फिनिश चाहिए कि जिसमें बोल्डर्स का पैटर्न दिखना चाहिए, अगर मैं बोल्डर्स का भी एक वॉल खड़ा करता हूँ और उसमें कंक्रीट डालता हूँ और बोल्डर्स निकाल देता हूँ बाद में, तो दैट विल ऑल्सो बी अ शटरिंग, टाइप ऑफ शटरिंग, राइट। तो कहीं पे भी ऐसा रूल नहीं है, बट मोस्ट प्रेफर्ड, सबसे जो प्रेफर्ड सिस्टम चलता है अपने यहाँ पे वो है प्लाईवुड और टिम्बर का कन्वेंशनल शटरिंग, बिकॉज उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि जब हम लोग आगे सिस्टम इसमें जाएंगे कि कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट का सिस्टम फाइनल करते हैं या कितना सेट्स डालना है वो फाइनल करते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमको कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में मिलता है, बिकॉज जो भी है हमारे हाथ में है कि कितना हमको शटर्स बनाना है, कैसा बनाना है, वो हम लोग साइट पे प्लान करके साइट पे बना रहे हैं, तो वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। वेरएज मॉड्यूलर शटर्स में जनरली क्या होता है, स्टैंडर्ड शटर्स आते हैं, तो एक कॉलम में लग गया तो दूसरे कॉलम में नहीं लगेगा, या फिर मिसमैच करना पड़ेगा, कुछ छोटे कंपोनेंट्स लाने पड़ेंगे, राइट। और सबसे बेसिक डिफरेंस है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। आज के डेट में अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट का सिचुएशन क्या हो रहा है, कितने नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, राइट, तो कन्वेंशनल फॉर्मवर्क ऐसा है कि मैं वही प्रोजेक्ट पे यूज करके प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। बट मॉड्यूलर फॉर्मवर्क वैसा नहीं है। मॉड्यूलर में हमको क्या है, लॉन्ग टर्म का सोच के वो उतना एसेट बिल्डिंग करना पड़ता है, हेवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है। और अगर जैसे एक गाड़ी, मान लीजिए हम लोग गाड़ी लेते हैं और गाड़ी अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं और पड़ा हुआ है गैरेज में, तो वो अपना लायबिलिटी बन जाता है और बहुत उसको पालना एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। सेम मॉड्यूलर फॉर्मवर्क में क्या होता है, जो हम लोग एसेट बिल्ड कर रहे हैं बट अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहा है, तो वो एसेट हमको कहीं पे तो स्टोर करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आज भी कन्वेंशनल फॉर्मवर्क प्रेफर होता है टिपिकल बिल्डिंग्स में, मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स में आपको मॉड्यूलर फॉर्मवर्क में जाना पड़ता है, बट जनरली जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें कन्वेंशनल का रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट टाइप है जनरली जब हम लोग पूछते हैं या हमारे सर दिमाग में, हाँ हाँ सर इसमें लो प्राइस में कौन सा बेस्ट फॉर्मवर्क होता है इन पांचों में, इन 5 से 6 में से? सॉरी मैं समझा नहीं। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सर कि इन आपने जो फॉर्मवर्क दिखाया ना अभी, वुडन, हाँ स्टील, हाँ 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 एल्यूमिनियम, हाँ हाँ इनमें इनमें से लो प्राइस और बेस्ट फॉर्मवर्क, लो प्राइस वाला और बेस्ट प्राइस, सॉरी, लो प्राइस हम्म, और बेस्ट फॉर्मवर्क कौन सा है? हाँ तो अभी, मेरा हाँ क्वेश्चन ये अभी है हम सर। लोग आगे उस पर जाने वाले थे, बट ठीक है मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि दुनिया में आज तक कोई भी फॉर्मवर्क ऐसा नहीं बना है जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट फॉर्मवर्क सिस्टम। क्यों, मैं बताता हूँ। बिकॉज हर एक सिस्टम का अपना अपना एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, राइट। अगर हम लोग आपने सबने सुना होगा माइवन फॉर्मवर्क, राइट। माइवन फॉर्मवर्क का एडवांटेजेस है, दूसरी साइड में डिसएडवांटेज ये है कि वो टिपिकल बिल्डिंग में ही लगेगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ही लगेगा, फ्लोर टू फ्लोर हाइट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए तभी लगेगा, राइट। तो जहां पे आपको श्योरिटी नहीं है या टिपिकलिटी नहीं है, वहां पे कन्वेंशनल फॉर्मवर्क ही प्रेफर होता है। और फॉर्मवर्क, बेस्ट फॉर्मवर्क सिस्टम आपका वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सबसे बेस्ट है। क्यों? बिकॉज प्रोजेक्ट पैरामीटर्स आपको डिफाइन करेगा, आपका प्रोजेक्ट का जो पैरामीटर्स है वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। आपको मैं आगे एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें आपको ये आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट टाइप जो हम लोग बात करते हैं कि जनरली जब हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मवर्क या शटरिंग, तो जनरली अपने दिमाग में आता है टेम्पररी स्ट्रक्चर, राइट, या टेम्पररी अरेंजमेंट या टेम्पररी मोल्ड, राइट, जिसमें हम लोग कंक्रीट डालते हैं और सेट होने के बाद निकाल देते हैं, करेक्ट। बट
हमको ये भी जानना जरूरी है कि फॉर्मवर्क या शटरिंग सिर्फ टेम्पररी नहीं होता है, बट परमानेंट टाइप का भी शटरिंग होता है। वो कैसे? तो जैसे आपने ब्रिजेस में देखा होगा, जनरली फ्लाईओवर्स में, जहाँ पे नीचे लाइव ट्रैफिक जा रहा है या नीचे से सपोर्ट लेने के लिए हमको जगह नहीं है, तो उस केस में हम लोग डेक शीट लगाते हैं और डेक शीट वैसे ही रख देते हैं कंक्रीट होने के बाद, उसको निकालते नहीं है। या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स जो हम लोग गांव में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स आईएसएमबी वर्टिकल कॉलम्स के तौर पे यूज करते हैं, या अगेन आईएसएमबी आईएसएमसी जो भी आपका डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट आता है वो हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, उसके ऊपर एमएस का फ्लैट्स लगा के, टाइल्स लगा के, उसके ऊपर 75 या 100 mm का स्लैब बनता है, राइट। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रक्चर सबने जो लगाया, स्ट्रक्चरल बीम्स आईएसएमबी या आईएसएमसी जो भी है, वो यहाँ पे फॉर्मवर्क का ही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि स्लैब का जो लोड है कंक्रीट डालते वक्त वो तब फॉर्मवर्क का रोल प्ले कर रहा है, बट बाद में वो परमानेंट स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है, बिकॉज इट प्लेज द रोल ऑफ अ कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल हम लोग मेंबर्स डालते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स, दे प्ले अ रोल ऑफ बीम्स, राइट। तो ये जानना जरूरी था कि फॉर्मवर्क का नेक्स्ट टाइप क्या है शटरिंग का, कि ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं बट परमानेंट भी होता है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नाउ हर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने देखा कि हमने बात किया कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में पीसीसी होता है, फिर राफ्ट होता है, तो पीसीसी का शटर अलग बनता है, वो 100-200 mm का जो भी पीसीसी होगा उसका एक अलग शटर बनता है, राफ्ट का अलग शटर बनता है, राइट। उसके बाद कॉलम्स का शटर अलग बनता है, बीम का शटरिंग अलग होता है, स्लैब का अलग होता है, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। नाउ इसमें और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो एक हम लोग बात कर रहे थे कि साइकिल टाइम का, राइट। तो लेट्स से ये हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक पे जा रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट को अगर हमको प्लान करना है, कि मान के चलिए हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइंस है उसके हिसाब से हमको 21 डेज का स्लैब साइकिल चाहिए, बराबर। 21 डेज का स्लैब साइकिल चाहिए, तो हमको कॉलम के कितने सेट्स लगाने पड़ेंगे? तो जनरली एक कॉलम 2 दिन में या 3 दिन में हम लोग डीशटर कर सकते हैं पूरा, मतलब आज लगाया, सेम डे कास्ट किया, नेक्स्ट डे डीशटर किया, तो 2 दिन में एक कॉलम बन सकता है, राइट। तो वैसे 3 दिन का साइकिल टाइम मान के चलते हैं, करेक्ट। और 21 दिन में अगर मुझे स्लैब खत्म करना है तो मुझे कॉलम्स खत्म करना पड़ेगा 15 दिन के आसपास, 15 दिन मैक्सिमम हमारे कॉलम्स खत्म होने चाहिए। 3 दिन का साइकिल टाइम पकड़ते हैं तो हम लोग एक फ्लोर पे 5 रिपीटिशन ले सकते हैं एक शटर का, करेक्ट। बट इसमें दूसरा एक चीज ये प्ले होता है कि पूरा प्लानिंग जो है ना, हम लोग थंब रूल के हिसाब से ये जो बात कर रहे हैं कि 3 दिन में एक कॉलम होगा और 15 दिन में अगर मुझे सभी कॉलम खत्म करने हैं तो एक फ्लोर पे मैं एक कॉलम के 5 रिपीटेशन ले सकता हूँ। बट कभी ले सकता हूँ जब मेरे सभी कॉलम्स एक टाइप के होंगे या एक साइज के होंगे, तभी यहाँ का शटर सेम वहां पे मूव होगा, राइट। तो ये प्लानिंग जो जिसको हम लोग मटेरियल मूवमेंट प्लान बोलते हैं, कि कैसे हम लोग एक कॉलम, जैसे 900 का एक कॉलम है, ठीक है, और दूसरा कॉलम है 750 का, तो हम लोग एक साइड से कॉलम खत्म करते आते हैं, कभी भी हम लोग बिल्डिंग एक साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग कॉलम कर रहे हैं, तो पहले अगर 900 का कॉलम आ रहा है वो हमको आगे जाके 750 में रिपीट करना है, तो बेस्ट वे क्या होगा कि मैं 900 का शटर ऐसे बनाऊं कि उसमें से मैं एक 250 का निकाल दूं, तो मेरा 750 का कॉलम बन जाएगा, राइट। तो ये चीजें कन्वेंशनल में इजीली पॉसिबल होती हैं कि मैं पहले से ही दिमाग में रख के चल सकते हैं। इसकी वजह से हमारा जो प्लाईवुड का वेस्टेज है या टिम्बर का वेस्टेज है वो भी कंट्रोल हो जाता है। और सबसे बड़ा हेडेक आप देखोगे तो साइट खत्म होने के बाद आपको एक कोने में पूरा प्लाईवुड टिम्बर का स्क्रैप मिलेगा। दैट इज, जितना ज्यादा स्क्रैप उतना लैक ऑफ प्लानिंग हम लोग बोल सकते हैं, लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ शटरिंग, नॉट द प्रोजेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत डिटेल में आपको प्रोजेक्ट स्टडी करना पड़ता है कि एक टाइप का, जैसे 100 कॉलम्स है एक फ्लोर पे,
100 कॉलम्स है बट कितने टाइप्स के हैं, राइट? तो जनरली क्या होता है कि एक टाइप का 2 ही कॉलम्स है बट उसमें से एक शटर तो आपको डालना है, तो वो 50% डिप्लॉयमेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोग 5 बार रिपीट करेंगे बट पूरे फ्लोर में एक टाइप का कॉलम 2 ही बार आ रहा है, तो हमको एक सेट तो डालना पड़ेगा, तो वो 50% हो गया, मतलब 2 ही रिपीटिशन ले रहे हैं। तो इससे आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, मतलब कॉस्ट बढ़ेगा। तो हमको प्लानिंग ऐसा करना पड़ेगा कि 5 रिपीटिशन हम लोग कैसे लेंगे कि भले ही वो दूसरे साइज का कॉलम है, दूसरे टाइप का, बट वो मैं यहाँ पे शटर खाली एक शटर इधर का 250 का ऐसा प्लान करूँ कि 750 और 250 और 750 और 150 ये निकाल दिया और बचा हुआ 750 का कॉलम बन गया, करेक्ट। नाउ अगर 21 डेज का साइकिल लाना है या 15 डेज का साइकिल लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने बात किया कि पहले सबसे पहले एक साइड से हम लोग कॉलम खत्म करते आते हैं। जैसे एक साइड का कॉलम होता है हम लोग बीम का शटरिंग चालू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले लगता है बीम बॉटम, ओके, उसके बाद स्लैब लगता है। और डी शटरिंग करते वक्त भी सबसे पहले डी शटर होता है स्लैब, सबसे लास्ट डी शटर होता है बीम बॉटम। तो अगर 15 दिन का स्लैब साइकिल चाहिए तो हमको ये प्लान करना है कि हमारा बीम तब तक निकलेगा नहीं जब तक हमको ऊपर का बीम लगाना चालू करना है। तो इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बीम का 2 सेट रखते हैं बीम बॉटम का, ताकि नीचे का स्लैब हो गया, ऊपर के कॉलम्स नेक्स्ट डे चालू हो जाते हैं। ऊपर के कॉलम्स जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, हमको बीम बॉटम लगाना चालू करना है। बट मेरा नीचे का बीम बॉटम खुला ही नहीं है अभी तक, एज पर आईएस गाइडलाइन। मिनिमम 7 डेज, राइट, मिनिमम 14 डेज। तो बीम बॉटम का डबल सेट आ गया। तो ये माइक्रो लेवल का प्लानिंग जितना अपना प्रॉपर होगा उतना हमारा मटेरियल सेव होगा, और मटेरियल जितना सेव होगा उतना अपना ओवरऑल प्रोजेक्ट का इकोनॉमी अच्छा बनेगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग सेट्स का बात कर रहे थे अभी, ओके। तो एक शटर बनता कैसे है, सबसे बेसिक चीज कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओगे तो ये चीज आपको दिमाग में डालना बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत ही टेक्निकली इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड में कोई भी होमवर्क आप देखिए, आप एनालाइज कीजिए, वो 4 कंपोनेंट से बनता है। और ये 4 कंपोनेंट्स किसी भी फॉर्मवर्क सिस्टम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो लोड ट्रांसफर बराबर नहीं होगा। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग कन्वेंशनल शटर का बात करते हैं तो शटर कैसे बनता है, सरफेस आता है प्लाईवुड का, राइट। प्लाईवुड का स्टैंडर्ड साइज जो मार्केट में अवेलेबल है वो 1.22 बाय 2.44 का आता है, करेक्ट। तो 4 mm 2.44 या 1.22 जो है वो हम लोग कटिंग में उसको 1.2 2.4 हम लोग स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। नाउ जब कन्वेंशनल शटर का बात करते हैं तो हमारा सरफेस जो बनता है वो बनता है प्लाईवुड से, उसके बाद हमारा टिम्बर्स लगता है। वो टिम्बर्स का स्टैंडर्ड साइज क्या आता है, 3x4 का टिम्बर जो हम लोग जनरली बोलते हैं, 3x4 इंच, 3 इंच बाय 4 इंच, और या फिर 2 इंच बाय 3 इंच, 1.5 इंच का भी आता है। तो ना डिपेंड करता है कि हमको कितना स्ट्रॉन्ग शटर बनाना है। प्लाईवुड में भी टाइप्स आते हैं, 23 kg, 24 kg, 30 kg, 34 kg, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। तो ये भी माइक्रो लेवल पे जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर किसी शटर का मुझे 6 ही रिपीटिशन लेना है या 5 रिपीटिशन लेना है, तो मैं अच्छा वाला प्लाईवुड यूज करके फायदा नहीं है जिसका 10 रिपीटिशन मिलेगा, क्योंकि 6 रिपीटिशन के बाद मुझे अगर वो कहीं पे यूज नहीं होने वाला है तो मैं 34 kg का प्लाईवुड लेके फायदा नहीं है। तो मैं ऐसा प्लाईवुड ही कंसिडर करूं डिजाइन करते वक्त कि जिसमें मुझे 6 रिपीटिशन ही मिले, राइट। तो मैं सस्ता वाला या कम केजी वाला प्लाईवुड प्रेफर करूंगा। नाउ प्लाईवुड हो गया, उसके पीछे हम लोग सेकेंडरी बैटन्स लगाते हैं। नाउ बैटन्स होता है 2x3 का या 3x4 का, करेक्ट। तो बैटन्स का स्पेसिंग होता है, वो डिजाइन करके हम लोग जब डिजाइन का एक सेपरेट सेशन रखेंगे तो उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा कि सेकेंडरी का स्पेसिंग कैसे डिराइव होता है। तो जनरली एक शटर जब बनाते हैं हम लोग
तो प्लाईवुड आता है, उसके पीछे पैटर्न्स आते हैं, टिम्बर आता है, राइट, और शटर बनता है। नाउ शीट, उसके पीछे शटर बन गया। अभी कॉलम का अगर हम लोग बात करें तो 4, हेलो, कोई किसी को कुछ डाउट था? हेलो सर। हाँ हाँ सर वो प्लाईवुड का वो कितने बार यूज करते सर, एक शटर? हाँ हाँ। शटर कितने बार यूज करते शटरिंग का? नहीं देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इंटरेस्टिंग ये है इसलिए क्योंकि आप साइड टू साइड जाएंगे ना तो बहुत वेरिएशन मिलेगा प्लाईवुड का रिपीटिशंस के ऊपर और ब्रांड के ऊपर। तो राइट फ्रॉम 5 रिपीटिशन से 12 रिपीटिशन, नॉर्मल प्लाईवुड जो हम लोग इंडियन प्लाईवुड की बात कर रहा हूं मैं, 12-15 रिपीटिशन। अगर स्लैब है तो 15 रिपीटिशन मिल सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या है, पूरा का पूरा प्लाईवुड यूज कर रहे हैं। वेरस कॉलम्स में 5 रिपीटिशन, 6 रिपीटिशन, 7 रिपीटिशन, अगेन उसमें भी कौन सा डेंसिटी का प्लाईवुड यूज कर रहे हैं हम लोग, उस पर भी डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो ये बहुत अलग टॉपिक है, और हैंडलिंग के ऊपर भी है। अगर मैं शटर अच्छे से, जितना अच्छे से यूज कर रहा हूँ, उसका देखभाल कर रहा हूँ, तो मैं जितना 15 रिपीटिशन तक कॉलम का भी रिपीटिशन ले सकता हूँ हल्का प्लाईवुड में। बेसिक चीजें क्या याद रखनी है कि जैसे शटर पूरा हम लोग शटरिंग वाइल प्रॉपरली लगा रहे हैं, उसको डी शटर करने के बाद उसको प्रॉपरली स्टैक कर रहे हैं, कहीं फेंक नहीं रहे हैं, एक के ऊपर एक प्रॉपरली स्टैक कर रहे हैं, और उसी जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं। और दूसरा चीज क्या है, जब हम लोग वॉल का शटर बनाते हैं, ठीक है, तो वॉल में हम लोग टाई रॉड पास करते हैं अंदर से। छोटा कॉलम होगा तो जनरली हम लोग एक्सटर्नल टाई रॉड प्रेफर करते हैं, बट वॉल में हम लोग वो नहीं कर सकते हैं। वॉल में हमको थ्रू आउट टाई रॉड देना पड़ता है, तो टाई रॉड के लिए होल करना पड़ता है प्लाईवुड को। तो हमको ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये प्रोजेक्ट पे बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर एक शटर है वॉल का, वो शटर में मैंने ऑलरेडी टाई रॉड का होल बना दिया, एक वॉल कास्ट कर दिया, वही शटर पे अगर दूसरा वॉल में ले जा रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में रेनफोर्समेंट का रॉड आ जाता है। तो उस केस पे हमको रेनफोर्समेंट थोड़ा सा हम हिला सकते हैं और टाई रॉड पास कर सकते हैं, बट साइड पे क्या होता है, अलग होल मार देते हैं। इतना ज्यादा होल, उतना उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, उतना उसका रिपीटिशन कम हो जाता है। अगर आप पानी में रख रहे हो रेनी सीजन में, उसको प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, तो रिपीटिशन कम हो जाता है। प्लाईवुड कौन से क्वालिटी का है, प्लाईवुड का टेस्ट भी मैं बताता हूँ कि जो भी प्लाईवुड आता है अभी, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट देखना जरूरी है साइड पे। बट अगर नहीं भी होता है तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कि एक स्क्वायर हम लोग मे बी 1 फुट बाय 1 फुट का चौकोनी पीस कट करके उसका डायमेंशन मार्क करते हैं, डायगोनल मार्क करते हैं, थिकनेस मार्क करते हैं, और नोट डाउन करते हैं। उसको भिगो कर रखते हैं 12 घंटा 24 घंटा, उसके बाद वापस सुखाते हैं और उसका वापस मेजरमेंट करते हैं। तो उसका जो डिफरेंस है वो विद इन टॉलरेंस लिमिट होना चाहिए। प्लाईवुड क्या है, लेयर्स में बनता है और उसमें ग्लूइंग होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और जनरली हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है मेजरली। तो रिपीटिशन आपको 5 रिपीटिशन तो मिल ही जाता है किसी भी प्लाईवुड का, 5 रिपीटिशन तो 15 रिपीटिशन। ये मैं नॉर्मल इंडियन प्लाईवुड की बात कर रहा हूँ। मार्केट में बर्च प्लाईवुड भी आते हैं जिसका हम लोग 50-100 रिपीटिशन तक मिलता है, या फिर कुछ ऐसे प्लाईवुड का रिप्लेसमेंट्स भी है जिसका 800-1000 रिपीटिशंस भी मिलता है, बट वो वुड का नहीं होता है, वो पॉलीप्रोपिलीन शीट अलग आता है, वो एक अलग इसमें जाएंगे हम लोग। तो बेसिकली आपका रिपीटिशन का सवाल का जवाब मैं दे रहा था। हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली हर एक शटरिंग सिस्टम जो है वो 4 एलिमेंट से बनता है। आपका शटर बन गया, हमने डिस्कस किया प्लाईवुड, उसके पीछे सेकेंडरी रनर्स, उसके बाद आता है वेलर्स, राइट। वेलर देते हैं, वेलर के बाद हम लोग टाई रॉड पास करते हैं और साइड से सपोर्ट देते हैं, करेक्ट। नाउ कोई भी सिस्टम आप वर्ल्ड में देखिए, ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 शीटिंग। शीटिंग मतलब कोई भी चीज, कोई भी आपका मटेरियल जिससे शटर बना है जो कंक्रीट को टच कर रहा है। अभी कन्वेंशनल के केस में प्लाईवुड आपका शीटिंग हो गया,
फिर आता है सेकेंडरी। तो एज ए टेक्निकल पर्सन आपको ये टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। सेकेंडरी मेंबर्स बोलते हैं उसको, जो प्लाईवुड को आपका शीटिंग को सपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद आता है प्राइमरी मेंबर्स। प्राइमरी मेंबर्स मतलब वेलर्स। और चौथा होता है मेन सपोर्ट। मेन सपोर्ट मतलब वर्टिकल केस में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है सभी के दिमाग में जनरली, कि जो वॉल है या कॉलम का शटर है उसमें हम लोग मेन सपोर्ट जनरली प्रॉप को समझते हैं, जो हम लोग सपोर्ट करते हैं डायगोनली, राइट। बट जहां पे भी हम लोग टाई रॉड यूज कर रहे हैं वहां पे अपना मेन सपोर्ट होता है टाई रॉड हमेशा। और जो हम लोग डायगोनल सपोर्ट दे रहे हैं उसको हम लोग अलाइनर बोलते हैं। अलाइनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ अलाइनिंग का काम करता है, कॉलम को अलाइन करने का काम करता है, राइट। तो चार चीजें क्या देखे हमने, शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेन सपोर्ट। अगर हम लोग स्लैब की भी बात करेंगे, स्लैब का फॉर्मवर्क, तो हम लोग पहले क्या लगाते हैं, स्टेजिंग खड़ा करते हैं, वो अपना हो गया मेन सपोर्ट। उसके ऊपर स्टेजिंग के ऊपर हम लोग प्राइमरी मेंबर रन करते हैं। अगर प्रॉप स्पैन है तो स्पैन आएगा, राइट, मेन सपोर्ट। फिर सेकेंडरी आता है आपका स्क्वायर ट्यूब या स्पैन के ऊपर जो भी रेस्ट करते हैं, अगर कपलॉक यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी आता है हमेशा, और उसके ऊपर शीटिंग आता है प्लाईवुड का। तो ये चार चीजें किसी भी सिस्टम में होना बहुत जरूरी है, तभी आपका लोड ट्रांसफरिंग प्रॉपर तरीके से हो सकता है या फिर होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये है कि ये चारों चीजें जो हमने बात की, शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेन सपोर्ट, ये चारों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जब हम लोग प्लाईवुड का बात कर रहे हैं तो प्लाईवुड भी ग्रेन से बनता है, तो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस मतलब 1200 बाय 2400, अगर 2400 1200 हाइट का मैं शटर बना रहा हूँ तो इसका मतलब मैं आड़ा प्लाईवुड लगा रहा हूँ। तो जब हम लोग आड़ा प्लाईवुड लगा रहे हैं तो अपना सेकेंडरी मेंबर्स वर्टिकल होना चाहिए, प्राइमरी मेंबर्स हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। उसके बाद टाई रॉड अगेन उसको परपेंडिकुलर जाता है। तो जब हर एक चीज एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी तभी लोड एग्जैक्ट ट्रांसफर होगा। स्लैब के भी केस में अगर आप देखोगे तो प्लाईवुड रहता है, उसके नीचे सेकेंडरी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रहते हैं, सेकेंडरी को एग्जैक्ट 90 डिग्री में प्राइमरी रहता है, और प्राइमरी के वर्टिकली 90 डिग्री में मेन सपोर्ट रहता है। अगर हम खुद का एग्जांपल लेंगे तो जब हम लोग स्ट्रेट खड़े हैं तब हम लोग सबसे ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर हम लोग बेंड हो जाते हैं तो उससे हाफ 50% भी लोड नहीं ले पाते, राइट। तो यही लॉजिक है स्टेजिंग का या मेन सपोर्ट्स का, करेक्ट। तो आप वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम, फॉर्मवर्क सिस्टम्स देखेंगे तो ये चार चीजें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये हमारा, ये पर्टिकुलर सिस्टम में ये हमारा शीटिंग है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मेन सपोर्ट है, राइट। तो सिस्टम सिलेक्शन एक जो हम लोग पहले बात कर रहे थे उसमें हम लोग अलग से जाएंगे। अभी ये जो आपका एक क्वेरी था कि कौन सा बेस्ट सिस्टम है, राइट। तो ये एक चार्ट आप रेफर कीजिए, एक टेबल है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हमने बात किया था कि कोई भी सिस्टम हम लोग नहीं बोल सकते कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है, बिकॉज हर एक सिस्टम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है, वो दिमाग में रख के बनाया गया है। जबकि कन्वेंशनल फॉर्मवर्क सभी जगह पे यूज हो जाता है। कन्वेंशनल फॉर्मवर्क में जैसे प्रॉप स्पैन की बात करेंगे या कपलॉक की बात करेंगे स्लैब के लिए, तो कि आप कितना भी मॉड्यूलर सिस्टम लाओ, कपलॉक हर साइड पे आपको मिलेगा, क्योंकि डबल हाइट के लिए वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। जितना हाइट आपका ज्यादा है उतना वहां पे कपलॉक लगता ही है। तो ये एक सिंपल चार्ट आप रेफर कीजिए टेबल। मान के चलिए हम लोग कोई एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है और उसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फॉर्मवर्क। तो कॉलम्स का हम लोग बात करते हैं, तो कॉलम्स में मान के चलिए अपने पास 5 सिस्टम है जो ये प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं कॉलम्स के लिए, ओके। बट हमको फिर कंफ्यूजन है कि 5 में से बेस्ट सिस्टम कौन सा, जैसा आपका सवाल था। तो ये सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5 ऐसे कितने भी सिस्टम हो सकते हैं जो एप्लीकेबल हैं।
और ऊपर हमारे क्राइटेरियाज हैं, सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसका फिनिशिंग अच्छा मिलना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी मिलनी चाहिए, सिस्टम सेफ होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग इजी होना चाहिए, उसका सर्विस अच्छा मिलना चाहिए या रिपीटिशंस अच्छा मिलना चाहिए, हैंडलिंग में इजी हो, इंस्टॉलेशन, डी शटरिंग, ये काफी सारे क्राइटेरियाज हैं जो कोई भी प्रोजेक्ट पे फॉर्मवर्क के लिए बहुत मायने रखते हैं। नाउ हम लोग ने डिसाइड किया कि ये हर एक सिस्टम को, जो भी आप सिस्टम्स एप्लीकेबल है प्रोजेक्ट पे, वो सिस्टम हमने यहाँ पे लिख दिए और अपना बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि मैंने ये सिस्टम में पहले काम किया, मुझे पता है ये सिस्टम सिंपल है तो मैंने 5 में से 4 मार्क दिए, ये सिस्टम का फिनिशिंग अच्छा आता है 5 में से 5 मार्क दिए, ऐसे हर एक पैरामीटर्स को मैंने उस सिस्टम के लिए मार्क्स दिए। तो ये चार टेबल देखोगे तो सिस्टम 1 को आउट ऑफ 100 72 मार्क्स मिला है। तो क्या हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ये सिस्टम बेस्ट है? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर आप ये पर्टिकुलर देखोगे लोकेशन, सॉरी, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो क्रेन में उसको 1 मार्क मिला है, मतलब ये पर्टिकुलर जो भी सिस्टम होगा उसको 100% क्रेन का रिक्वायरमेंट है, क्रेन के बिना वो काम नहीं करेगा। बट आपका साइट पे अगर क्रेन ही नहीं है तो भले ही इसको 72 मार्क्स हैं, फिर भी ये पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट के लिए सिस्टम फेल है, राइट? इसको भले ही 72 मार्क्स है बट वो प्रोजेक्ट के लिए इसको 0 मार्क्स हो गया। ना हम लोग आते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, नेक्स्ट सिस्टम को 64 मार्क्स दिए हैं हमने, राइट? और इसको क्रेन भी नहीं लग रहा है, बट अवेलेबिलिटी, अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि जो मार्केट में इजीली मिल ही नहीं रहा है, हमारे दिमाग में तो है, मैंने पहले कभी तो यूज किया था बट अभी वो नहीं मिल रहा है और आपको नेक्स्ट वीक में चाहिए, एक वेंडर बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको फैब्रिकेट करके दे देता हूँ बट उसके लिए 6 हफ्ता लगेगा, फिर भी ये सिस्टम 0 है आपके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है कि ये प्रोजेक्ट पे आप फॉर्मवर्क सिस्टम कोई भी लगाओ, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी, तो आपको सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो फॉर्मवर्क का सेफ्टी, ये मैं फॉर्मवर्क का सेफ्टी एक अलग टॉपिक है, जो फॉर्मवर्क के एक्टिविटीज में जो सेफ्टी हमको प्रिकॉशंस लेने हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आदमी चढ़ेगा कैसे, कंक्रीट करते वक्त उसको एक सेफ प्लेटफॉर्म होना चाहिए, राइट? तो उसके ऊपर ध्यान देना है सबसे ज्यादा। अगर कहीं पे क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे फिनिश अच्छा चाहिए, तो ये वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर फिनिशिंग अच्छा चाहिए, क्लाइंट को सेफ्टी अच्छा चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छा मिलना चाहिए, तो ये सब कंक्लूड करके हम लोग एक सिस्टम के नतीजे पे पहुंच सकते हैं और वो सिस्टम वो प्रोजेक्ट के लिए 100% बेस्ट हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो सेम सिस्टम बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए भी 100% सक्सेसफुल हो सकता है। हेलो सर। राइट? हाँ हाँ सर इधर सिस्टम मतलब क्या है सर? सिस्टम मतलब देखिए, जैसे एक प्रोजेक्ट है, कॉलम का बात करते हैं, कॉलम में हमारे पास प्लाईवुड का शटर भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर एंगल फ्रेम का शटर बना के उसके ऊपर प्लाईवुड लगा सकते हैं, या फिर स्टील का एक प्लेट डिजाइन करके स्टील का प्लेट फैब्रिकेट करके ले सकते हैं। जैसे स्लैब के लिए हम लोग शटरिंग प्लेट लगाते हैं या फिर हम लोग प्लाईवुड भी लगाते हैं, राइट? तो ये मैं सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ कि कौन से सिस्टम्स हम लोग वो प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे मार्केट में तो काफी सारे सिस्टम्स हैं, जैसे हम लोग मॉड्यूलर की बात करते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें मुझे 100 रिपीटिशंस लेना है, तो अब मैं जाके मॉड्यूलर के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी आता है कि मैं अगर इतना पैसा इनिशियली डाल रहा हूँ, इतना पैसा मुझे अगर, क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम कन्वेंशनल से महंगा होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो उसका उतना रिपीटिशन मिल रहा है, तो हम लोग वो इकोनॉमी देखेंगे कि 100 रिपीटिशंस मिल रहा है, इतने में पड़ रहा है, तो पर रिपीटिशन मेरा कितना खर्चा आ रहा है। बट जनरली जो हम लोग प्रोजेक्ट्स चलते हैं, लो राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, उसमें क्या होता है, कन्वेंशनल हम लोग सिस्टम प्रेफर करते हैं, क्योंकि 5 रिपीटिशन, 6 रिपीटिशन, 15 रिपीटिशन के हिसाब से उतना रिपीटिशन ले लिया प्रॉपरली प्लान करके, और
मेरा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो लगने वाला था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो मैं बचा लिया। और मुझे एसेट बिल्ड करके मुझे लायबिलिटीज नहीं बनाना है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अगर मुझे पता है कि मेरे पास कंटिन्यूएशन में 5 प्रोजेक्ट हैं और एक के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म होने के और ये मटेरियल वहां पे जाएगा, तब मैं मॉड्यूलर सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम के बारे में सोच सकता हूँ कि ठीक है मैं फैब्रिकेट करके ले आऊंगा, उसके मुझे 100 रिपीटिशन मिल जाएंगे। पर जनरली ऐसा नहीं होता है। जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हमको उतना रिपीटिशंस का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, तो हम लोग कन्वेंशनल में प्रेफर करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कन्वेंशनल का जो हम लोग बात कर रहे थे, कन्वेंशनल और मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मतलब हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया, मॉड्यूलर मतलब जो भी सिस्टम हम लोग मार्केट से डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं या फिर फैब्रिकेट करके ले रहे हैं, और कन्वेंशनल मतलब जो हम लोग साइट पे बना रहे हैं। तो जब हम लोग डिजाइन में जाएंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस और पता चलेगा, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि कॉलम जब हम लोग पोरिंग कर रहे हैं, कॉलम भर रहे हैं, तो कॉलम पे हॉरिजॉन्टल प्रेशर आता है, वेर स्लैब में लोड आता है। तो जब हम लोग स्लैब और बीम का बात करते हैं तो हम लोग कंक्रीट का लोड बोलते हैं, वेर वर्टिकल या कॉलम या वॉल का बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर का बात करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर कितना आएगा मेरा कॉलम में, मुझे अगर एक कॉलम 15 मिनट में भरना है तो कितना प्रेशर आएगा, वो दिमाग में रख के हम लोग कन्वेंशनल शटर साइट पे बना सकते हैं। बट मॉड्यूलर में वैसा नहीं होता है। मॉड्यूलर में क्या होता है, आपका रेडीमेड शटर है तो वो शटर का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है कि वो शटर मान के चलिए 55 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर, डिजाइन प्रेशर जो है वो किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर उसका यूनिट है। तो मॉड्यूलर शटर 55 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का अगर डिजाइन किया हुआ है तो वो शटर का डिजाइन प्रेशर दिमाग में रख के आपको कंक्रीट पोर करना पड़ता है। आप 15 मिनट में कॉलम नहीं कर सकते हो, जितना फास्ट आप कॉलम भरोगे उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कन्वेंशनल फॉर्मवर्क का, प्लाईवुड टिम्बर का फॉर्मवर्क, जो हम लोग साइट पे प्रेशर कितना आने वाला है, एक कॉलम कितना टाइम में भरना है, उससे कितना प्रेशर आएगा, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक अलग सेशन रखा है हमने, या टोटल डिजाइन के ऊपर एक अलग सेशन रहेगा। बट उसके ऊपर से हम लोग डिजाइन प्रेशर मैक्सिमम कितना आने वाला है वो दिमाग में रख के हम लोग शटर डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये मुंडे जी, हेलो मुंडे सर। यस सर। I think we are up with the time. हाँ। तो ये एक हमारा बेसिकली एक इंट्रोडक्शन के लिए एक सेशन रखा था हमने। आगे जो है हर एक का फुटिंग के लिए, कॉलम्स के लिए, बीम्स के लिए, स्लैब के लिए इन डिटेल सेशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और मे बी अगर आप रिक्वायरमेंट होता है तो इन डेप्थ डिजाइन का भी एक पार्ट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। और पर्टिकुलरली ये साइट जो हम लोग अभी साइट का चल रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, कि फुटिंग के लिए साइट बेस्ड, कॉलम का साइट बेस्ड हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन सेशन था, इसलिए मैं साइट का कुछ यहाँ पे जिक्र नहीं किया। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए सर, वो अभी स्टील का और प्लाईवुड का वो मटेरियल है ना सर, हाँ हाँ उसका सबका वो रिपीटेशन कितना कितना रहता है, वो बता सकते हैं? देखिए स्टील का तो है ना, उसका जनरली 50, 60, 100 तक 50 to 100 रिपीटिशंस के बीच में मिल जाता है। अगेन ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे कर रहे हो। जनरली कुछ साइट्स पे अगर हम लोग एज अ एसेट या एज अ रिपीटिशन, मुझे इतना रिपीटिशन लेना है, ये दिमाग में रख के चलते हैं, तो अपना एटीट्यूड वैसा रहता है कि हर शटर डी शटर करने के बाद हम लोग प्रॉपरली स्टैक करेंगे उसको। बट साइड पे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि डी शटर कर दिया, ऊपर से फेंक दिया। जब हम लोग एक शटर ऊपर से फेंक देते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बेंड्स आते हैं, तो वो बेंड वाला शटर हम लोग जब नेक्स्ट टाइम लगाएंगे तो 2 शटर जोड़ने में दिक्कत होगा, उसमें से स्लरी लीक होगा। स्लरी लीक होगा तो वो स्लरी वो शटर को चिपक जाता है। वो अगर हम लोग सेफ नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो अगली बार जब हम लगाएंगे तो फिर वापस वो गैप बढ़ते जाएगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि हम लोग उसको साइट पे यूज कैसे कर रहे हैं, कितना प्रॉपरली उसको हैंडल कर रहे हैं।
और कोई क्वेरीज किसी को? सर जब भी हम राउंड कॉलम सर हम सिलेक्ट करते हैं, हम्म। तो सर राउंड कॉलम में जब भी आप स्टील का शटरिंग करोगे या प्लाई का शटरिंग करोगे, तो सर आप कन्वेंशनल टाइप से आप करते हो या कैसा मॉड्यूलर टाइप से करते हो सर? नहीं देखिए, अगेन ये डिपेंड करेगा कि हमको रिपीटिशन कितना लेना है। अगर बहुत ज्यादा रिपीटिशन है तो हम लोग जनरली क्या है, 2 हाफ राउंड स्टील का फैब्रिकेट करके लगाते हैं। बट अगर रिपीटिशन ज्यादा नहीं है तो प्लाईवुड में भी हम लोग 6 mm या 9 mm का, अगर छोटा कॉलम है डायमीटर तो 6 mm का प्लाईवुड से वो शटर बना सकते हैं और उसको प्रॉपरली डिजाइन करके उसको लगा सकते हैं। इसमें देखिए टाइप्स तो बहुत सारे टाइप्स है, जीआरपी भी आता है, इसमें भी आता है। अगेन वो इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है, कितना महंगा लेना है। तो वैसे 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का भी शटर मिलता है, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपको कितना रिपीटिशन लेना है, प्रोजेक्ट पे कितना उसका इम्पोर्टेंस है, या रिपीटिशन मिलने वाला है। अच्छा हेलो सर। हाँ हाँ सर वो पाइलिंग को फॉर्म करना पड़ता क्या? पाइलिंग वो करते समय पाइलिंग के लिए फॉर्मवर्क नहीं करना पड़ता है, पाइल कैप के लिए फॉर्मवर्क करना पड़ता है। पाइल कैप मतलब आपका एक टाइप का फुटिंग ही हो गया, फाउंडेशन। ये तो फाउंडेशन के ही टाइप्स है, पाइल कैप हो गया, राफ्ट हो गया। हेलो सर, वो ग्राउंड के नीचे वगैरह रहते सो पाइलिंग वो पूरा वो नीचे नहीं हाँ करते क्या? नहीं, नीचे पाइलिंग के लिए फॉर्मवर्क का जरूरत नहीं है। पाइल कैप, जब पाइल कैप के लिए फॉर्मवर्क लगता है, पाइलिंग तो सीधा हम लोग बोर करते हैं ना। ओके ओके। आदर्श पाइल देखा है कैसे करते हैं? हाँ सर देखा, पण वो फॉर्मवर्क नहीं देखा सर। फिर वो नेचुरल उसका जो ये किया जाता है, बोर किया जाता है, वही फॉर्म वर्क रहता है ना उसका। हाँ, वो अलग से पाइल नहीं करते। इटसेल्फ केसिंग फॉर्मवर्क देखिए, है। केसिंग डालते हैं, लेकिन केसिंग कहाँ पे डालते हैं वो डिपेंड करता है स्टार्ट आपका कैसे है, क्या है। हाँ, लेकिन उसको केसिंग बोलते हैं, ये नहीं बोलते उसको, फॉर्म वर्क नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक में हम एक या दो सेशन रखेंगे जिसमें हम, जैसे हमने डिस्कस किया था, जो नेक्स्ट सेशंस होंगे कॉलम के, फुटिंग के, अलग अलग सभी के, तो वैसे हाँ हर एक आइटम को हम एक एक घंटा दे देंगे, मतलब ताकि और डिटेलिंग में जा सकेंगे हम ये चीज में। यस यस। ठीक है। सर एक प्रश्न पूछना चाहता है। यस सर। हाँ हेलो। यस सर। सेकंड थर्ड नंबर, सेकंड और नंबर के स्लाइड में कुछ को समझा नहीं को नहीं, शटरिंग का कितना आपका आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है। सर सेकंड पाई चार्ट slide was to be seen again, the percentage of shutting cost. मुंडे सर आपको आ रहा है आवाज हेलो। क्लियर? नहीं, सेकंड स्लाइड कुछ तो भी बोल रहा है कि सेकंड स्लाइड अच्छा। देखना है। There was a pie chart, distribution of shutting cost here like the white. सर आवाज आपका बहुत ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ये वाला साइड बोल रहे हो आप? Sir, there was a pie chart. पाई That pie चार्ट, chart. ओके ओके। हाँ, yes, yes. ये वाला, Yeah. ओके यस। हाँ, तो उसका थोड़ा सा समझाइए क्या। नहीं, ये पाई चार्ट है ना, बेसिकली ये मैं इसलिए स्किप किया क्योंकि ये हाई राइज स्ट्रक्चर्स के लिए जनरली ये एप्लीकेबल होता है। इसमें बेसिकली क्या दिखा है कि फॉर्मवर्क का एक प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कितना तक जा सकता है। जनरली जो हाई राइज स्ट्रक्चर्स है उसमें 40% तक आरसीसी का कॉस्ट का फॉर्मवर्क का कॉस्ट जा सकता है। ओके। तो ये Okay, sir. सिग्निफिकेंस में दिखाने के लिए ये मैं डाला था कि एक कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर हम लोग प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं फॉर्मवर्क, तो ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का 20% 25% कॉस्ट फॉर्मवर्क में लगा होता है, और वो अगर हम लोग प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं तो वो 20% से 30% तक जा सकता है।
मतलब प्लान किया था 20%, बट हो गया अल्टीमेटली प्रोजेक्ट खत्म होने तक 30% हो गया। तो यही प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, and it's a controlling tool for cost of एग्जैक्टली homework. एग्जैक्टली। Yes, sir. Thank you very much. ठीक है सर, आई थिंक वी कैन कंक्लूड। ठीक है, थैंक यू सर। एक एग्जांपल के साथ सर बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी। मेरे पास अभी कुछ फोटोज है आज के हाँ ही, हाँ हाँ तो हाँ, दिखाइए ना, मैं दिखाइए। स्क्रीन शेयर करता हूँ चाहे तो। हाँ ये तो स्टार्टर का था। तो अभी यहाँ पे साइड पे अपने बीम का बॉटम का भी काम चालू हो गया है, और साइड भी मारने को चालू कर दिया आज से। तो इसमें हाँ। कौन सा हम बोल सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा मेन सपोर्ट है, कौन सा इसमें मेन है? कोई कॉलम का है क्या आपके पास ये? हाँ ठीक है, कॉलम का दिखा दो। इसमें अभी ये पूरा हुआ नहीं था ना, इसलिए मैं बोलूँ अगर कॉलम का होगा तो ये है। इसमें दिखा दो। हेलो, एक मिनट मैं, हाँ अभी इसमें देखिए, ये जो लिखा है, ये जो शीट है ये शीट है। हाँ, जिसमें हम लोग कंक्रीट पोर करने वाले हैं, ये हो गया हमारा शीटिंग, राइट। ये जो येलो रेड कलर का जो स्क्वायर ट्यूब्स है, ये स्क्वायर ट्यूब्स है, राइट सर? ये नहीं, स्क्वायर ट्यूब जो हाँ है रेड कलर, हाँ स्क्वायर ट्यूब है। ये जो रेड कलर का है वर्टिकल मेंबर, वो हमारा सेकेंडरी मेंबर्स हैं। ओके, ये उसके पीछे ये जो वेलर लगाया है बैक टू बैक चैनल, बैक टू बैक चैनल ये जो है, हाँ ये जो अभी सर ने हाईलाइट किया, ये हमारा सेकेंडरी मेंबर है। ये जो येलो कलर में जो हाईलाइट किया वो प्राइमरी मेंबर है, राइट। और ये जो टाई रॉड पास किया है बाहर से, टाई रॉड, हाँ, एक मिनट, ये वाले। हाँ ये टाई रॉड हमारा मेन सपोर्ट है, क्योंकि मेन जो लोड है कॉलम को बल्ज ना हो, इसीलिए सबसे पूरा लोड जो है टाई रॉड लेता है। और जो हम लोग यहाँ पे प्रॉप देख रहे हैं डायगोनल सपोर्ट के लिए, जो प्रॉप लगाए हैं कॉलम के चारों साइड से, राइट, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में अलाइनर बोलते हैं, क्योंकि उसको उसका काम सिर्फ कॉलम को अलाइन करने का होता है, राइट। इन केस अगर हम लोग कहीं पे वॉल में टाई रॉड नहीं लगा रहे हैं, या सिंगल साइडेड वॉल, जनरली एक साइड से ही वॉल है, दूसरे साइड से एक्सकेवेशन है या रॉक सरफेस है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से वॉल लगाते हैं और टाई रॉड पास नहीं करते हैं। तो उस केस में जो डायगोनल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं प्रॉप का, वो हमारा मेन सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि टाई रॉड नहीं है। जहां पे भी हम लोग टाई रॉड यूज कर रहे हैं वहां पे टाई रॉड मेन सपोर्ट होगा। तो चार कंपोनेंट जो है, शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेन सपोर्ट। तो ये देख रहे हैं, ये हम हमारा टाई रॉड है। हाँ ये हमारा मेन सपोर्ट है, टाई रॉड, ये वाला। और इसको हमने ये इससे होल्ड करने के लिए ये सभी ये विंग नट्स लगाए हैं। ओके, और ये जो हमारा ये जो वेलर्स गए हैं, ये चैनल के वगैरह, यहाँ पे चैनल के है, यहाँ पे प्राइमरी मेंबर, ट्यूब है। हाँ, तो ये अपने हाँ प्राइमरी मेंबर्स हो गए, प्राइमरी मेंबर्स। ओके, राइट। तो इसका स्पेसिंग कितना रखना है, स्पेसिंग कैसे रखते हैं, कैसे डिजाइन होता है, वो हम लोग अलग एक सेशन उस पे, क्योंकि पूरा एक ये मतलब अलग कॉलम टॉपिक के है। सेशन में आ जाएगा ये। हाँ हाँ। सर वेलर क्या होता है सर? वेलर मतलब कोई भी सेक्शन, जो जैसे यहाँ पे ये दिखाया है ना, बैक टू बैक, अगर हम लोग सिंगल सेक्शन यूज करते हैं तो हम लोग उसको सिंगल सेक्शन बोलते हैं। बैक टू बैक जब हम लोग लगाते हैं उसको, ये वाला, उसको हम लोग वेलर बोलते हैं। ओके। ये वाला देख सकते हैं, ये जो पूरा है, हाँ ये जो वेलर। लंबा वाला, यहाँ पे जो देख बैक टू बैक लगा है।
ये दोनों साइड में रहता है, और इसको टाई बीच में ये टाई रॉड से किया है, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो लगाया है ये विंग नट है। हाँ, तो ये हाँ पूरे कंपोनेंट हम देखेंगे, एक एक कंपोनेंट आ जाएगा सभी इसमें। हाँ हाँ और ये जो रहता है ये शिकंजा रहता है। हाँ, सर। ठीक है। हाँ था। हाँ हाँ सर ये वेलर हम सिर्फ बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या जहाँ जहाँ पर बड़े कॉलम्स होते हैं साइज के, वहीं पे यूज करते हैं क्या सर? नहीं, वेलर मतलब देखिए अभी यहाँ पे वेलर यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग, मैं बोल रहा था कि हम लोग टेक्निकली जब टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं तो वो आएगा प्राइमरी मेंबर। तो अगर दूसरे कहीं किसी चीज में आप वेलर की जगह पे कहीं पे टिम्बर का भी प्राइमरी आता है, तो Yes, रोल sir. रोल वो प्ले वेलर का ही कर रहा है, यहाँ में प्राइमरी का रोल प्ले कर रहा है, बट वो कंपोनेंट टिम्बर का है, यहाँ पे स्टील का है, ओके सर। स्टील वेलर है। ओके सर। तो इसमें भी बीम में भी देखिए सर, ये अगर आप देखेंगे ना तो बीम में भी ये शीटिंग है, ये सेकेंडरी मेंबर्स है, और बीच बीच में हमको जब शटर बनाते हैं, जैसे इसमें क्या है कि जब ये हम लोग, ये हाँ जो है अपना ये पूरा सेटिंग है ये। हाँ ये पूरा शटर है, और अगर इसको हमको टायरॉड, अगर बड़ा बीम है डेप्थ में टायरॉड पास करना है, तो इसमें हमको वर्टिकल मेंबर देके टायरॉड पास करना पड़ता है, तो इसमें वो प्राइमरी हो जाएगा और टायरॉड मेन सपोर्ट हो जाएगा। अभी टायरॉड नहीं इसमें दे ये रहे हैं मेन तो जो सपोर्ट हो जाएगा, डायगोनल देंगे, हाँ टॉप्स मेन इसमें सपोर्ट ये हो मेन जाएगा सपोर्ट, इसमें। यस ये मेन सपोर्ट है। और बीम साइड का शटर में टायरॉड दे रहे हैं तो टायरॉड मेन सपोर्ट होगा, और अगर टायरॉड नहीं दे रहे तो जो डायगोनल हम लोग टिम्बर लगाते हैं वो मेन सपोर्ट होगा। साइड का क्योंकि ये बीम साइड भी एक टाइप का हॉरिजॉन्टल प्रेशर ले रहा है। ओके ओके ओके, मतलब बॉटम के लिए ये मेन सपोर्ट है। हाँ बॉटम के लिए ये मेन सपोर्ट है। ओके ओके, ये बॉटम के लिए मेन, ठीक है सर, ठीक है सर। ये बीम और कॉलम का इंडिविजुअली हम आगे देखेंगे क्या सर? हाँ हाँ हाँ। क्या सर ये बीम और कॉलम में मतलब जैसे कौन सा वेलर है, कौन सा क्या है, कौन प्राइमरी सेकेंडरी है, ये सब आगे देखेंगे क्या सर? हाँ हाँ, मिल सभी सभी देखेंगे। ठीक, चलेगा। मेरे ख्याल से फोटो भी सभी देख लिए है, क्या है क्या नहीं। कहाँ पे क्या? एक प्रश्न होता हाँ सर, जो शिकंजा आहे त्याला आपण प्रायमरी मेंबर म्हणणार का? शिकंजाला शिकंजाला आपण मेन सपोर्ट पण म्हणू शकतो, कारण शिकंजा आपण जनरली बीम बॉटमला लावतो, बरोबर? बीम बॉटम को हम लोग लगाते हैं शिकंजा, राइट? आणि कॉलमला पण लावतो। हाँ, कॉलम के लिए छोटे कॉलम छोटे कॉलम के लिए शिकंजा प्राइमरी होगा, मेन सपोर्ट नहीं होगा। ओके, प्राइमरी का रोल प्ले करेगा, प्राइमरी मेंबर का। ओके, और बीम में मेन हो जाएगा। हाँ, बीम में अगर हम लोग टायरॉड नहीं दे रहे हैं तो नीचे जो हम लोग पैकिंग दे रहे हैं उसको, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रेशर आने वाला है बीम साइड के ऊपर, वो शिकंजा ही रोकने वाला है, तो बीम उसमें वो मेन सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। मैंने ये फोटोज भी आपको अपलोड कर दिए हैं आज के डेट में। कल के और इसके भी करता हूँ अभी, कल के और परसों के भी थे, वो अविनाश से मुझे मिल गए, मैं कर देता हूँ वो भी। ठीक है, आज के डेट के फोल्डर में मैंने ये 5 ही फोटोज अपलोड कर दिए हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। बाकी जो डिटेल में देखने थे वो हम पीपीटी के द्वारा आपको दिखा देंगे सभी। ठीक है, फिर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कुछ जो नए लोग थे उनके कुछ डाउट्स थे, तो वो चाहे तो रुक सकते हैं, मैं इसी सेशन में ले लेता हूँ उनके डाउट्स। हेलो, नए लोगों को कुछ यूज करने के लिए डाउट आ रहे थे,